कुछ ऐतिहासिक होने वाला है 2 अक्टूबर को। मुझे उम्मीद है कि वो जो 2 अक्टूबर को सुपौल में होगा और जो कोसी क्षेत्र का आंदोलन बनेगा, उसमें वो संभावना है कि जो पंच अभिशाप, ये तो मैंने बिहार का कहा ना, ये बिहार का आंदोलन बन सकता है और फिर ये देश का आंदोलन बन सकता है। आंदोलनों का प्रतिफल क्या होता है, वो अगर आप उसको सिर्फ चुनावी और राजनीतिक नज़र से देखेंगे तो प्रायः जो है आपको उसमें असंतुष्टि दिखेगी। आंदोलनों का महत्व ये नहीं है कि आंदोलनों से निकलने के बाद पार्टी नेता और उन्होंने क्या किया। आंदोलनों का महत्व इस बात से है कि आंदोलन जिस फेज़ में होता है, सही मायने में अगर वो आंदोलन है तो वो सोसाइटी के, पॉलिटिक्स के इक्विलिब्रियम को ठीक कर देता है। ऐसा नहीं है कि कोई एक बहुत बड़ा आंदोलन होगा और राम राज्य आ जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। जो मेरा कोसी क्षेत्र है उसकी स्थिति अच्छी नहीं है। उसको एक बहुत ठगा गया है, वो अलग अलग तरीक़ों से ठगा गया है। कभी जात के नाम पे ठगा गया है, कभी गुंडों माफियाओं के नाम पे ठगा गया है। 90 का दशक पूरा ऐसा बीता कि कोसी डिवाइडेड रहा पूरी तरह से। ये 5 हैं जो हमने कहा: बढ़ता नशा, बदतर शिक्षा, बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था, भीषण बेरोजगारी और भूमि विवाद। ये 5 इस वक्त बिहार के पंच अभिशाप हैं। इसी पर बात होती है। अब तो ज़्यादा व्यापक स्तर पे बात होगी क्योंकि सार्वजनिक घोषणा हो गई है, लेकिन जो तैयारी बैठकों में जो मेरी बातचीत हुई है, जिसका मैं जिक्र कर रहा था, एक भी आदमी नहीं ऐसा मुझे मिला है अभी तक जो इस बात के साथ, इसको लेकर जो आगामी योजना है उसके साथ सहमत नहीं है। एक भी आदमी नहीं। और मैं सभाओं में लंबी बात कर रहा हूँ, संवाद कर रहा हूँ, लोगों से बिल्कुल कहता हूँ कि आप मुझे बीच में टोक दीजिए, प्रोटोकॉल वोटोकॉल कुछ नहीं होता हमारे मामले में, हम संवाद कर रहे हैं। और जाति धर्म, अब तो पार्टी भी एक आइडेंटिटी है समाज को बांटने वाली। जाति धर्म पार्टी से ऊपर उठ के जब ये बात हो रही है, मैं कोई पार्टी सरकार जाति नेता की बात नहीं कर रहा हूँ, समाज की बात कर रहा हूँ, उसके समस्या की बात कर रहा हूँ और उसके समाधान की बात कर रहा हूँ। और जब इस पे बात हो रही है तो एक एक आदमी एकजुट हो रहा है, साथ आ रहा है। और आपको दिखेगा 2 अक्टूबर को सुपौल के गांधी मैदान में कि कोसी क्षेत्र के लोग और बिहार के लोग कितने प्यासे थे कि उनकी बात, उनका जो स्वर है, उसकी एक सामूहिक अभिव्यक्ति हो सही ढंग से। वो होने वाला है, कुछ ऐतिहासिक होने वाला है 2 अक्टूबर को। मुझे उम्मीद है कि वो जो 2 अक्टूबर को सुपौल में होगा और जो कोसी क्षेत्र का आंदोलन बनेगा, उसमें वो संभावना है कि जो पंच अभिशाप, ये तो मैंने बिहार का कहा ना, ये बिहार का आंदोलन बन सकता है और फिर ये देश का आंदोलन बन सकता है। यही कोशिश हो रही है, यही काम हो रहा है। जैसे जब वैश्वीकरण या 91 के बाद जिस तरीके से देश भर में नीतियाँ बदली और उसके बाद जिस तरीके के कुछ छिटपुट आंदोलन हुए, हमारी पीढ़ी ने तो अन्ना के ही आंदोलन को देखा और उसको फिर बिखरते हुए भी देखा। उसमें जिस तरीके से पॉलिटिकल पार्टी का निर्माण हुआ, वो एक पूरी प्रक्रिया को देखा। और आज वो पॉलिटिकल पार्टी जिस भी तरीके से परफॉर्म कर रही है या जिस तरीके से भी वो काम कर रही है, वैसे में आपको लगता है कि इस तरीके के आंदोलनों का कोई स्पेस बचा है? पिछला भी हम लोगों ने एक आरआरबी एनटीपीसी वाला जब मसला था, उस वक्त भी, या अग्निवीर भी, मगर सरकार जिस तरीके से भी उसको हैंडल करती है, उसके बाद ये पिछला चुनाव हम लोगों को याद होगा 2020 का, आप लोग जिस पर काम कर रहे थे वो देर सवेर किन्हीं पॉलिटिकल पार्टीज़ का नारा बना और उस पर एक चुनाव हुआ लार्जर। 2022 जाते जाते उत्तर प्रदेश में विमर्श नहीं बन पाया। आप उत्तर प्रदेश में भी काम करते हैं, बिहार में भी काम कर रहे हैं, वाकई कोई उम्मीद है? देखिए, मेरा मानना है विष्णु भाई कि एकमात्र उम्मीद ही लोकतंत्र के शुद्धिकरण का जो है वो आंदोलन होता है, जन आंदोलन होता है। आंदोलनों का प्रतिफल क्या होता है, वो अगर आप उसको सिर्फ चुनावी और राजनीतिक नज़र से देखेंगे तो प्रायः जो है आपको उसमें असंतुष्टि दिखेगी। मतलब ऐसे भी लोग हैं जो जेपी आंदोलन के परिणाम या प्रतिफल को जब वो राजनीति और चुनाव की दृष्टि से और उन नेताओं की नज़र से देखते हैं जो दिखते हैं, तो वो भी मायूस हो जाते हैं, कितना बड़ा आंदोलन हुआ लेकिन उससे क्या निकला। अन्य आंदोलन से भी लोग यही बात कहते हैं। मेरा मानना है कि देखिए, ये होगा,
आंदोलनों का महत्व ये नहीं है कि आंदोलनों से निकलने के बाद पार्टी नेता और उन्होंने क्या किया। आंदोलनों का महत्व इस बात से है कि आंदोलन जिस फेज़ में होता है, सही मायने में अगर वो आंदोलन है तो वो सोसाइटी के पॉलिटिक्स के इक्विलिब्रियम को ठीक कर देता है। ये एक चक्र है, ऐसा नहीं है कि कोई एक बहुत बड़ा आंदोलन होगा और राम राज्य आ जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आंदोलन होगा, बहुत चीज़ें जो बहुत ख़राब हो सकती थी वो उस आंदोलन के कारण रुक जाएंगी। बहुत जेपी आंदोलन हुआ, हमारा लोकतंत्र बच गया, उस आपातकाल के दौर से निकले हम। तो हर दौर में ऐसे ऐसे आंदोलन होंगे जिससे समाज की राजनीति की कई कुरीतियों को रीएडजस्ट कर लिया जाएगा। फिर समय बीतेगा, फिर कई कुरीतियाँ आएंगी, फिर आंदोलन होगा। तो आंदोलन की आवश्यकता हमेशा हमेशा रहेगी। मैं ये नहीं मानता हूँ कि आज ही अगर हम जो काम कर रहे हैं वो एक देशव्यापी आंदोलन का रूप ले ले, और मुझे तो ऐसा लगता है कि ये अगर इस विषय पे जिस पे हम काम कर रहे हैं ये देशव्यापी आंदोलन का रूप लेता है तो ये स्वतंत्र भारत का सबसे बड़ा आंदोलन होगा। मैं ये हमेशा कहता हूँ, संख्या और ऊर्जा के मामले में, क्योंकि जो विषय है और उसकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है उस कारण से। आपने एनटीपीसी ग्रुप डी का जिक्र किया, अग्निपथ का जिक्र किया, आप देखिए उसमें संख्या और ऊर्जा कैसी थी। और उसको मैं स्ट्रिक्ट डेफिनेशन से आंदोलन मानता भी नहीं हूँ, एजिटेशन था। एक सकारात्मक आंदोलन जो होता है उसकी संरचना अलग होती है, उसकी कोशिश हो रही है अभी। और वो अगर होता है तो इस वक्त जो हमारा देश कई तरह की समस्याओं से ग्रसित है, सिर्फ बिहार के पंच अभिशाप की बात नहीं है, हमारे डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस के साथ जो हो रहा है, सोशल फैब्रिक के साथ जो हो रहा है, जिस तरह का ऑथोरिटेरियनिज्म आ गया है हमारे देश में, इन सब चीज़ों को ठीक करने का माध्यम ही आंदोलन है। और इन चीज़ों को तो ठीक करने का माध्यम है ही। मैं तो कह रहा हूँ कि ये जो पंच अभिशाप हैं इसको मिटाने का माध्यम भी आंदोलन है। आज इस पार्टी की सरकार है, कल दूसरे पार्टी की सरकार आ जाएगी, आज ये नेता हार जाएगा, कल वो नेता जीत जाएगा। अगर समाज जागृत नहीं रहेगा अपने मुद्दों को लेकर और उसको अभिव्यक्त नहीं करेगा सामूहिक रूप से, तो किसी की भी सरकार आ जाए हम भुगतते रहेंगे। और अगर हम बोलते रहेंगे, अगर ये सोसाइटी अगर अवेयर रहेगा और एक्सप्रेस करेगा और आइडेंटिफाई करेगा अपने इश्यूज़ को, तो फिर किसी की भी सरकार रहे उसकी जवाबदेही बनती रहेगी। तो मैं उस रूप से देखता हूँ कि आंदोलन इस वक्त का, इस आज के दौर में तो सबसे आवश्यक काम है। बहुत लोग कह रहे हैं कि ये पार्टी, ये सरकार, ये, मैं उस बात से सहमत ही नहीं हूँ। मैं लोगों को जाके अभी नहीं कह रहा हूँ कि आप इसको हरा दीजिए, उसको जिता दीजिए इस आंदोलन में, बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ। आप अपने इर्द गिर्द अपने समाज को इस बात के लिए तैयार कर लीजिए। वो अगर इस बात को समझ जाएं कि लोकतंत्र का अर्थ क्या होता है, वो इस बात को समझ जाएं कि नागरिक होने का मतलब क्या होता है, वो इस बात को समझ जाए कि क्यों सामाजिक सौहार्द बचाना ज़रूरी है, इस बात को समझ जाएंगे तो वो खुद उस निष्कर्ष पर पहुंच जाएंगे जो निष्कर्ष राजनीतिक दल के नेता देना चाहते हैं, घुट्टी पिला के, कि फलानवा खराब है उसको नहीं दो, फलानवा भ्रष्ट है, फलानवा फासिस्ट है। ऐसे नहीं, हम क्यों जनता के विवेक को कम करके आंक रहे हैं। हमको तो बस इतना काम करना चाहिए, हमारी मैं तो राजनीतिक जिम्मेदारी कह भी नहीं रहा हूँ, सामाजिक जिम्मेदारी कह रहा हूँ, वो ये है कि हम सब अपने अपने दायरे में, और ये मैं कोई आंदोलन है उसको कोई उसका नेतृत्व देने के लहजे से बात नहीं कर रहा हूँ, हम सब अपने अपने दायरे में अगर अपने इस नागरिक धर्म को, इस सामाजिक जिम्मेदारी का निर्वहन करें कि इन बातों को लेकर जो अवेयरनेस और जो सजगता होनी चाहिए सोसाइटी में, जो बहुत नीचे चली गई है, पूरा मतलब कलेक्टिव अंडरस्टैंडिंग ही नीचे चला गया है, कलेक्टिव मोरालिटी ही नीचे चला गया है इस वक्त, उसको रिवाइव कर लें अगर हम, परिणाम खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। लोगों को समझ में आ जाएगा कि किसको जिताना है, किसको हराना है। जैसे अंत में बढ़ते हुए, चूँकि किसान आंदोलन का भी जिक्र कर दिया था, आप बताने भी लगे किस तरीके से एपिसेंटर 3-4 जिले थे। बिहार से ताल्लुक़ आप भी रखते हैं, मैं भी रखता हूँ। बिहार को 3-4 हिस्सों में आमतौर पर बांटा जाता है, कोसी सीमांचल है, मगध का इलाका है, शाहाबाद का। आपको ऐसा क्यों लगता है कि कोसी को ही चुनना चाहिए इसलिए कि आपका घर है वहाँ, या कोसी में आप ज़्यादा महसूस कर पा रहे हैं उस खदबदाहट को, क्या? नहीं, मैं ये कहना तो गलत होगा कि मेरा घर है, ये कोई फैक्टर नहीं है, बिल्कुल है फैक्टर भाई। और किसी को भी सबसे पहला पेन और सबसे पहला दर्द तो अपने घर को ही देखकर होना चाहिए। लेकिन इस बात को अगर अलग भी हटा दें हम लोग, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे बिहार को आपने कुछ कल्चरल जोन्स में जैसे बांटा है, तो मुझे लगता है कि इसमें ये जो कोसी सीमांचल का जो क्षेत्र है इस वक्त, कोसी सीमांचल, शाहाबाद और मैंने बोल दिया मगध, तो आहत हो जाएंगे मिथिला वाले भी।
हाँ नहीं हाँ, ठीक वो है। भी है एक हाँ वो किस्सा। भी है, जी वो भी है एक हिस्सा, एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। जी। और हिस्सा ये है कि वो तो कोसी को समाहित कर लेते हैं खुद अपने में। तरीके से। तो अभी मैं ये कह रहा हूँ कि मैं जितना बिहार को जानता हूँ, जितना घूमा हूँ, और उसमें ऐसा नहीं है कि बिहार के हर सांस्कृतिक भौगोलिक क्षेत्र में सजगता का स्तर और प्रतिरोध करने की क्षमता जो है बराबर है, वो अलग अलग है, मुझे ऐसा लगता है। उदाहरण के लिए आपका जो शाहाबाद का क्षेत्र है, वो मुझे हमेशा ज़्यादा संघर्ष करने को, लड़ने को तैयार क्षेत्र लगता है इस दौर में। और उस तरह से बाकी के क्षेत्र भी हैं। इस मामले में जो मेरा कोसी क्षेत्र है उसकी स्थिति अच्छी नहीं है। उसको एक बहुत ठगा गया है, वो अलग अलग तरीक़ों से ठगा गया है। कभी जात के नाम पे ठगा गया है, कभी गुंडों माफियाओं के नाम पे ठगा गया है। 90 का दशक पूरा ऐसा बीता कि कोसी डिवाइडेड रहा पूरी तरह से। और एक प्राकृतिक आपदा है जो सब कुछ समेट के हर साल चली जाती समय है। खबरों में आता है इलाका जब बाढ़ आती है। तो आप जो कुछ भी विकास की बात करें, मैं अक्सर कहता हूं कि कोसी का जो बाढ़ है वो असल में ऑडिट को साफ कर देता है। मतलब वो ऑडिट को ऑडिट का बाढ़ है वो। तो जितने तरह का ऑडिट हो सकता है वो सब बाढ़ में बह जाता है। तो कोसी का जो क्षेत्र है वो है कि आप देखिए पूरे बिहार में अफसर जितने भी हैं सबसे ज़्यादा कोसी क्षेत्र जाना चाहते हैं। कोसी के क्षेत्र में बाकी समाज के स्तर पे, लोगों के विकास के स्तर पे पिछड़ापन है, लेकिन उन अफसरों के लिए कोसी सोने की चिड़िया है। जो वहाँ पे जाते हैं वो जो है सो खूब करोड़पति अरबपति हो जाते हैं। छोटे से छोटे कर्मचारी जो होगा वो जो है सो एक अलग ही स्तर पे चला जाता है। भ्रष्टाचार की खान बन चुकी है वो क्षेत्र। और सबसे बड़ी चिंता है कि कोसी का समाज जो है उसको जितना प्रतिरोध करना चाहिए था वो नहीं कर रहा है। तो मुझे लगता है कि चैलेंज ज़्यादा बड़ा वहाँ है। मैं जो कर रहा हूँ ऐसा नहीं कि वो आसान है इसलिए कर रहा हूँ, मुझे लगता है वो ज़्यादा चुनौतीपूर्ण है इसलिए। और एक सबसे बड़ा फैक्टर, ये दो कारणों के बाद जो मैंने सबसे पहले आपको कहा, एक बहुत बेसिक अंडरस्टैंडिंग, उसको तो मैं तो जीवन में फॉलो करता हूँ, हर तरीके से करता हूँ, यहाँ तक कि संवाद के समय भी करता हूँ। हमारे कम्युनिकेशन टीम के साथी हैं, उनसे कभी भी आप बात करेंगे वो आपको बताएंगे कि हम उनको हमेशा ये कहते हैं कि जब हम अपना संप्रेषण कम्युनिकेशन जब हम तैयार करते हैं तो हमको बौद्धिक रूप से जो अंतिम व्यक्ति है उसके साथ संवाद करना है, तभी जाके हम कोई बदलाव ला सकते हैं। उसी तरह नीति निर्धारण में जो अंतिम व्यक्ति है विकास के पैमाने पे उसका ख्याल रखना चाहिए। और उसी पैमाने पर अगर देखें, गांधी जी का जिक्र किया हमने, तो उसी कतार में कोसी का जो क्षेत्र है जहाँ पे हम आंदोलन की बात कर रहे हैं वो सबसे पीछे खड़ा है। तो ये तीन मुख्य फैक्टर हैं। मेरा घर है, इसको मैं डिस्काउंट नहीं कर रहा हूँ, रिजेक्ट नहीं कर रहा हूँ, वो एक आपको इमोशनल स्ट्रेंथ देता है कुछ करने के लिए। मैं बक्सर, आरा, शाहाबाद में आके कुछ करूँगा तो और कोसी में कुछ करूँगा, उसमें आप समझ सकते हैं कि एक इमोशनल स्ट्रेंथ मिलता है। लोगों को लगता है, मैं बात करता हूँ तो लोगों को लगता है ना कि ये तो हमारा बच्चा बात कर रहा है। जब हम कहते हैं कि हम हमारे घर में भै रहल छे, तो लोगों को पता है ना कि भाई ये हमारे घर को जान रहा है। ये बात हो सकता है कि हम बनारस जाके और जयपुर जाके इस तरह से नहीं कर सकते हैं। और मुझे आम तौर पे उपदेशकों की तरह बात करना पसंद नहीं है। मुझे हम तो हल्ला बोल करने वाले लोग हैं, तो उपदेश देना और घूम घूम के ज्ञान बांटना, वो भी बिहार में, जिस बिहार ने कितनों को ज्ञानी बनाया है, कितनों को ज्ञान दिया है, वो जब करना नहीं है तो इसलिए भी अपने क्षेत्र में, अपने गांव घर से, ये जो अभी मैंने कहा ना तैयारी बैठक हो रही है, कई पंचायत स्तरीय सभाएं हुई। सबसे पहली सभा मेरे गांव सुखपुर में हुई। सुखपुर मेरा गांव है। पहली सभा मैंने अपने गांव में की सबसे पहले। हालांकि ये सबसे मुश्किल काम होता है। बिल्कुल सबसे मुश्किल काम होता है और असली काम होता है। मैं दोनों बात आपको कह रहा हूँ, ये सबसे मुश्किल काम है लेकिन यही असली काम है। तो अब मुझे लगता है जब आप मुश्किल काम के भी लोग नेता हो जाते हैं अपने गांव में, हाँ, कोई नेता नहीं गाँव में, ठीक, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। लेकिन ये मैं बड़ा मतलब अभिभूत हूँ इस मामले में और थोड़ा भावुक भी हो जाता हूँ ये देख के
कि ये तो मैंने खूब देखा है कि दुनिया जहान में लोग जितने भी तीर मार लें, वो जब अपने गांव घर में होते हैं तो उनको तो वो घर की मूली ही होते हैं, और फिर उतना ही नहीं होता, वो और भी कई डायनामिक्स है जिस कारण से आपके काम को वो समर्थन साथ नहीं मिलता है जो मिलना चाहिए। मेरे मामले में उल्टा रहा है। मेरे गांव के लोग, मेरे घर के लोगों ने जिस तरह से साथ दिया है मेरा, और शायद वो परिवार से शुरू हुआ है क्योंकि मेरी माँ ने हमेशा बहुत साथ दिया है, तो परिवार से रिश्तेदारों तक जाता है, रिश्तेदारों से टोले तक जाता है, टोले से गांव तक जाता है। हर जाति के लोग और हिंदू मुसलमान जितने भी हों, सब लोग खुल कर एकदम दिल से मन से मेरा साथ दे रहे हैं। मुझे कोई 1% शिकायत नहीं है। तो वो चुनौती तो मैं फेस ही नहीं कर रहा हूँ जो कठिनाई बहुत लोग फेस करते हैं। मैं कम से कम अपने गांव घर में वो कठिनाई महसूस नहीं कर रहा हूँ, और वहीं से ताकत मिलती है फिर कि जब आप अपने गांव में बैठ के सबके साथ बैठ के ये सारी बात कर लेते हैं, उसके बाद जब आप दूसरे गांव में जाके बैठ के बात करते हैं और अपने गांव से आपके साथ जो लोग वहाँ जाके बैठ के कहते हैं कि मेरे घर का बच्चा है, ठीक कह रहा है, वो जो आंदोलन को स्ट्रेंथ देता है वो किसी और चीज़ को नहीं देता। वो कोई और तरीका नहीं है स्ट्रेंथ दे पाने का। ठीक है, तो यहाँ एक संक्षिप्त ही बातचीत, और कोशिश करेंगे कि वो जो यात्रा चल रही है इनकी, जो विशेष तौर पर अभी तो कोसी के इलाके में है, मगर कोसी सीमांचल कलेक्टिवली वहाँ जब चलेगी तो उस यात्रा को भी देखें, हम भी देखें, चीज़ों को समझने की कोशिश करें। हालांकि यात्राएं बहुत चल रही हैं, प्रशांत किशोर भी एक यात्रा कर रहे हैं, क्या कहीं टकराए, कहीं भेंट मुलाकात हुई, या कहीं यात्रा दिखी क्या? मुकेश सहनी भी कर रहे हैं, या बहुत सारे लोग, मगर अभी तो चूँकि एक पॉलिटिकल पार्टी बनाई नहीं है प्रशांत किशोर ने, और बहुत सारे ऐसे मुद्दे उठा रहे हैं जो उठाए जाने चाहिए। क्या कहीं दिखी यात्रा आपको? नहीं, अब सामने से तो नहीं कहीं दिखी है मुझे, और मुकेश सहनी कह रहे हैं ये जानकारी मुझे आपसे ही मिल रही है। तो लेकिन ये जो यात्राओं का दौर चल रहा है हमारे देश में पिछले 1 साल से कम, रूडी जी भी यात्रा रूडी जी भी कर रहे हैं, राहुल जी ने भी किया यात्रा, तो एक बड़ी सफल यात्रा किया। तो ये जो यात्राओं का दौर है, अगर आप इसका एक कैलेंडर बनाएंगे तो आपने शुरुआत में जिस हमारी यात्रा का जिक्र किया वो पिछले साल अगस्त के महीने में शुरू हुई थी। उस वक्त कहीं कोई यात्रा नहीं चल रही थी। ठीक है। और यात्रा करना उस वक्त आपको ध्यान में होगा जब हमें अग्निपथ आंदोलन में और उस स्कीम के विरोध के कारण तिहाड़ जेल में डाल दिया गया था। उससे निकलने के तुरंत बाद हमने चंपारण से यात्रा शुरू की थी। तो उस वक्त तो कम से कम इतना हम क्लेम कर सकते हैं कि ये जो अगर यात्राएं लगातार चल रही हैं तो सबसे पहले हमने यात्रा करके समझने की कोशिश की। अब यात्रा ठीक है, अच्छी बात है, ग्लैमराइज हो गया है, सब लोग यात्रा कर रहे हैं, मुख्यमंत्री भी यात्रा कर रहे थे, एक समाधान यात्रा वो तो करते रहते हैं, तो अच्छी बात है, यात्रा करें। यात्रा मुझे लगता है कि यात्रा अच्छी चीज़ होती है, यात्राओं का कभी नुकसान नहीं होता, कोई भी करे, कहीं भी करे। यात्राओं का हमेशा इंसान को, राजनीतिज्ञ को फ़ायदा ही होता है। फ़ायदा मतलब मैं कोई नेगेटिव सेंस में नहीं कर रहा हूँ, किसी को समझने के लिए, सीखने के लिए, इवॉल्व होने के लिए। तो जितने लोग भी यात्रा कर रहे हैं उन सबको फ़ायदा ही होगा यात्रा का। यात्रा को लेकर मेरा एक बहुत पॉजिटिव वो रहता है। बाकी ये लोग जो कर रहे हैं इस पे बहुत कोई ख़ास मेरा ओपिनियन नहीं है, कोई स्ट्रॉन्ग कोई टिप्पणी नहीं है। सब यात्रा करें, सब समाज में बात करें, सब बस डिवाइड करने की कोशिश कोई ना करे, समाज को सकारात्मक बात करें। तो ज़रूरत है कि सैकड़ों लोग ऐसी यात्रा करें, ज़रूरत है कि देश के सारे राजनेता जो है यात्रा करने लग जाएं, अपने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में यात्रा करें। यही तो लोगों की शिकायत है। और मुझे तो लगता है कि राजनीतिक दल के कई लोग जो हैं सो समाज के बीच जाना बंद कर दिए हैं, बड़े से बड़े नेता। ये यात्रा तो उनको समाज के बीच ले जाता है, लोगों के बीच ले जाता है। यात्रा होना तो अच्छा है, खूब हो। बिल्कुल।